Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द इंडियन पॉलिटी का जो दूसरा चैप्टर है, दैट इज़ डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड, इसमें से मैं जो आपको फ्रेंड्स जो बहुत से जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या दूसरे सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये आपके लिए जो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की, उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स, डिमांड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो था, ये जो क्वेश्चन आपको कई बार आ जाता है कि हु हैज़ पुट द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो इन 1934 एम एन रॉय पुट द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार जो आपको प्री में या किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्या है, 1935 में नई डेवलपमेंट हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो 1935 में फिर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो उस टाइम जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट था इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, उन्होंने जो डिमांड ऑफिशियली अपना डिमांड की कि जो है दे शुड बी गिवन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसमें डिफरेंट पीरियड्स में क्या डिफरेंट जो इवेंट्स हो रहे थे, तो आंदोलन हो रहे थे, उसी में एक पार्ट था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिकॉज वी वर वेरी नियर टू दी फ्रीडम तो फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए जो एक जो ज़रूरत थी, दैट वाज दी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता था कि किस तरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा, कौन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा, किस या किसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो डिमांड थी कि एक जो सभा होनी चाहिए, उस सभा का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, और जो उसके बाद जो वही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनेगी, जो विभिन्न जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, और वो जो है एक संविधान को बनाएंगे। फिर जो संविधान होगा उस जो लागू होगा, उससे जो हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसे उसको चलाया जाएगा। तो फिर इसकी जो ऑफिशियल डिमांड जो है 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी की। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1935 में या कांग्रेस ने जो है कब ऑफिशियली जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, ये थी 1935 में। उसके बाद जो इवेंट है फ्रेंड, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रपोजल दिया कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब बाहर किसी के भी बाहरी ताकतों की या बाहरी कंट्री की या बाहरी किसी भी बाहर के इंटरफेयर के बिना जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का बनाया जाएगा। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो है इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन होगी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति सार्वभौमिक, मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होगा, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट चूजन बाय डायरेक्ट वोट, ये जो इनडायरेक्ट वोट के थ्रू हुई थी, जो प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनके द्वारा। ठीक है, 1940 का अगस्त ऑफर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। 1940 के अगस्त ऑफर में जो है ये जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। तो कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर जो है कब आया था, आपको मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है। तो अगस्त ऑफर वाज ऑफिशियली गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940। ठीक है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था इस अगस्त ऑफर में कि दे ऑफिशियली एक्सेप्टेड द डिमांड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ऑफिशियल जो अपने आधिकारिक रूप से ये बता दिया था कि हम जो है भारत को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देंगे, जो कि भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। मतलब क्या, हम एक संविधान सभा देंगे, फॉर्म करने की इजाज़त दे देंगे, जो कि जो है ये अपना जो है भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो फ्रेंड्स, ये अभी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑफर के द्वारा जो है कब जो है ब्रिटिशर्स ने आधिकारिक रूप से इंग्लैंड ने जो है भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में अनुमति दे दी थी, और ये थी 1940 का अगस्त ऑफर। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और डेवलपमेंट होती है 1942 का जो स्टेफोर्ड क्रिप्स विद क्रिप्स प्रपोजल, मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द डिमांड एज इट वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स। तो जो
जो क्रिप्स का प्रपोजल आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो आए थे, उन्होंने क्या किया था कि जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया जाए, लेकिन जो है उन्होंने इसको, मुस्लिम लीग ने क्या क्रिस इसको रिजेक्ट कर दिया। वो चाहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग चाहती थी कि इसके जो है दो इनके जो इंडिया है दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो था अगस्त जो स्टेफोर्ड क्रिप्स का जो क्रिप्स प्रपोजल था, उसको जो है वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में जो फर्दर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, किस तरह जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्या फॉर्मेशन है, क्या होना चाहिए, इसको जो है मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि दे डोंट वांट टू बी रिमेन विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया, दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है पाकिस्तान के लिए अलग सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाई जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये जो क्रिप्स का जो प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, नाउ उसके बाद क्या फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिमांड थी फाइनली कैबिनेट मिशन केम एंड विच रिजेक्टेड द 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड एंड इट्स प्रपोजल मोर और लेस सेटिस्फाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इससे क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो आया था जो प्लान, जो ब्रिटिशर्स ने अपना जो ये डेलीगेशन भेजा उसका कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन को जो है इसकी जो कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था, इसको क्या ऑलमोस्ट जो है इसने बोला कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं होगी। इसने क्या किया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो कुछ प्रपोजल जो मुस्लिम लीग के थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह जो मुस्लिम लीग भी उसमें सेटिस्फाई होगी कि अब जो ज्वाइंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, अब जैसे कंपोजिशन, इधर स्पेलिंग के लिए थोड़ा माफी चाहूँगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का किस तरह बनना था, क्या बननी थी, कौन कौन से उसमें सदस्य होने थे, ये क्या प्लान था, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है। और ये जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया, आपको जो भी आपको बताया कि 1934 में M.N. रॉय ने डिमांड डाली, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इसको एक्सेप्ट किया, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये बताया कि फ्री इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस और समथिंग लाइक दैट। 1940 में अगस्त ऑफर, 1942 में स्टेप टू क्रिप्स, और वो जो है उसको कैबिनेट मिशन। कई बार ये आपको जो ये बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए या इनकी डेट्स बताइए, इस तरह जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान प्लान नवंबर 1946। ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था उसका जो है ये प्रपोजल के तहत जो नवंबर 1946 में इसको गठित किया गया। ये जो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे आ जाता है कि कब इसका गठन हुआ, ये हुआ नवंबर 1946 में। ओके, और फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या थे, अब जो इसके जो फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है, किस तरह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होना है, किस तरह होना था। 389 मेंबर्स इसमें होने थे फ्रेंड। 296 जो है ब्रिटिश इंडिया के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो इंडिया का जो पार्ट था उसके 296 पार्ट थे, 296 जो है उसके मेंबर्स होने थे। 93 जो है प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट से दोज विच वर नॉट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट बट दे वर अंडर द सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधिपत्य में थे, ठीक है। तो उनके जो 93 प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे, और उसमें जो 292 जो 292 जो मेंबर थे, 296 ब्रिटिश इंडिया के, उसमें से 11 जो प्रोविंसेस के थे और 4 जो मेंबर थे वो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस स्टेट के थे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में आज़ादी के समय जो कितने प्रोविंसेस थे, मतलब कितने राज्य थे, तो ये जो थे 11 प्रोविंसेस थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, ठीक है। ये आपको भी याद रखना, कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ओके, उसके बाद जो सीट्स थी उनका जो एलोकेशन था वो प्रोपोर्शनली था, ठीक है। एज सीट्स वर गिवन प्रोपोर्शनली एज पर द स्ट्रेंथ टू ईच प्रोविंसेस और ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट रफली 1 मिलियन बेसिस। आज भी आप देखो फ्रेंड्स, जो लोकसभा की जो सीट्स होती हैं उसमें एक मेंबर्स के लिए जो कम से कम जो टोटल पॉपुलेशन होती है 10 लाख के करीब एक एमपी जो रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह जो उन्होंने अंग्रेजों ने भी ये रखा कि ये जो है टोटल जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो जो है रफली 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, मतलब एक मिलियन होगा 10 लाख के करीब। और जो प्रोविंसेस होगा उनकी जो प्रोपोर्शनली रखी जाएगी। लाइक सपोज जैसे मान लो एक प्रोविंस की जो जनसंख्या है 40 है, तो उसकी जो 4 मिलियन है, तो उसमें जो है कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। जैसे दूसरे प्रोविंस की जो जनसंख्या है मान लो
1 मिलियन है तो उसकी उससे कितना होगा, रिप्रेजेंटेटिव एक ही होगा। इस तरह रखा गया था, प्रोपोर्शनली रखा गया था एज पर द स्ट्रेंथ, ठीक है। रफली 1 मिलियन को क्या है, 1 मिलियन को जो है एक जो है जो कंस्टिट्यूंट असेंबली का एक मेंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता था। अब जो सीट्स थी वो क्या करती थी, सबको जो तीनों कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम में, सिख में और जनरल में से जो हिंदू हो गया, उसमें हिंदू में भी जो सब कास्ट वगैरह थे, ये सब जो है उसमें डिवाइड की गई थी। और उसमें क्या होता था कि जो कम्युनिटी में जो मेंबर्स होंगे उनको जो है उन्हीं कम्युनिटी के मेंबर इलेक्ट करेंगे। सपोज अगर मान लो किसी भी सपोज पूरे भारत में मान लो उस टाइम जो जितने जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें अगर मान लो जैसे 50 लाख मुस्लिम थे तो उनको दी गई थी 5 सीट्स। ओके, इस तरह दिया गया था, 5 सीट्स दी गई थी, ठीक है। और 5 सीट्स में क्या होता है, जो मुस्लिम थे दे यूज टू वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट। वो 5 जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उन्हीं को जो है मतलब वो वोट करते थे, ठीक है। उस तरह सिख को देते थे, और उस तरह जनरल जो थे जैसे हिंदू और उसकी जो अदर सब कास्ट थी उसको जो है ये लोग जो है वोट देते थे, ठीक है। द मेंबर टू बी इलेक्टेड बाय दैट कम्युनिटी ऑन प्रोविंशियल असेंबली एज पर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ओके, और उसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे राज्यसभा का जो आज की डेट में इलेक्शन था उसी बेस पे जो है ये वोट होता था, ठीक है। द मेंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और जो प्रिंसली स्टेट होते थे, जहाँ पे जो है रियासतें होती थी, उनके क्या होते थे, वो जो नॉमिनेट करता था, उनका जो राजा था, रियासत का राजा, वो जो है उसने अपना जो प्रतिनिधि था वो नॉमिनेट करता था। अभी क्या हुआ, जैसे मान लो कोई प्रिंसली स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन है 2 लाख और दूसरे प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन है 3 लाख। इस तरह जो टोटल जो अगर मान लो जैसे 4 प्रिंसली स्टेट हो गए, उनकी जो होगी पूरी जनसंख्या क्या 10 लाख है, तो उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव जाता था और उसको जो है वो कोई भी उन चारों राजा जो है एक नॉमिनेट अपना जो है नॉमिनी भेजता था, ठीक है। तो इस तरह जो ये रियासतों का बंटवारा हुआ था। ओके, इट वॉज पार्सली इलेक्टेड बॉडी। अब ये जो थी अगर आप देखो तो कुछ पार्सली इलेक्टेड कौन से हुए, इलेक्टेड हुए जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वहाँ के जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड हुए, क्योंकि पब्लिक उनको डायरेक्ट इलेक्ट करती थी। मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वहाँ की उसके जो मेंबर्स होते थे वो कौन करते, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल असेंबली के जो वहाँ की जो विधानसभाएं थी उनके जो मेंबर्स थे उनको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को डायरेक्टली वो जो चूज करते थे, वो हो गए इलेक्टेड। और नॉमिनेटेड कौन हो गए, नॉमिनेटेड हो गए जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो लोग थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर आते थे वो नॉमिनेटेड होते, क्योंकि उनको जो वहाँ रियासती राजा जो नॉमिनेट करते थे। ओके, वर्किंग अब क्या था, तो इसमें क्या था, जितने भी जो ऑल इंडिया इस टाइम में क्या हुआ कि ऑल दी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट M.K. गांधी, ठीक है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, जितने भी जो स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी जो एमिनेंट पर्सनालिटीज थी वो सब जो इसमें थे एक्सेप्ट M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है इसमें, बापू गांधी जो इसमें नहीं थे, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। कई बार ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो महात्मा गांधी जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, तो ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इलेक्शन जो है जुलाई और अगस्त 1946 में हुए, ठीक है, इसके और जो है इलेक्ट हो गए, ठीक है। और वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, फर्स्ट मीटिंग जो है इसकी दिसंबर 9, 1946 में हुई। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये HCS में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली मीटिंग जो इसकी कब हुई, दिसंबर 9, 1946 में हुई। और मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग, सो टोटल 2011 मेंबर अटेंडेड द मीटिंग। तो जैसे ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई तो उसमें जो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, तो उसमें ओनली जो 211 मेंबर जो उन्होंने दिसंबर 9, 1946 को मीटिंग को अटेंड किया। ओके, इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे सीनियर मेंबर थे, मतलब ओल्ड मेंबर थे, बुजुर्ग मेंबर थे, उनको जो है टेम्परेरी जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। और इसकी जो ट्रेडिशन जो है वो फ्रांस में जैसी ट्रेडिशन है कि जो सीनियर मोस्ट जो असेंबली का मेंबर रहेगा उसी को जो है वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये टेम्परेरी अध्यक्ष जो है इसको बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। और 2 जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे कौन है, HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब क्या था, 13 दिसंबर 1946 को इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास किया गया।
ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, इसमें रेजोल्यूशन बताया कि किस पर्पज़ के लिए बनी है, क्या इसका पर्पज़ होगा, क्या इसका उद्देश्य होगा, ये सब जो है रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर 1946 को बनाएगा। और बाद में जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इसको मॉडिफाई करके जो आज की जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रस्तावना है, वही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड पार्ट है। ओके, मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु स्टेट आल्सो ज्वाइंड इट ऑन अप्रैल 28, 1947। अब जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ये भी जो है इससे दूर रहे 13 दिसंबर 1946 वाली मीटिंग से। तो इनको क्या किया, दे हैव आल्सो ज्वाइंड इट इन द, इन्होंने कब ज्वाइन कर लिया इसको, अप्रैल 28, 1947 में, ठीक है। और मुस्लिम्स जो इवन जो मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम स्टेट फ्रॉम डोमिनियन ऑफ इंडिया आल्सो ज्वाइन, और उसमें जो कुछ स्टेट ऐसे थे जो मुस्लिम के थे, उनकी रियासतें मुस्लिम की थी, लेकिन उन्होंने भी 28 अप्रैल 1947 को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये जो असेंबली थी इसने क्या है किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम किया, और जो सेंट्रल जैसे आज की डेट में लोकसभा है, लोकसभा का भी इन्होंने काम किया, ठीक है, लोकसभा का काम किया, ठीक है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है लोकसभा के रूप में काम करती थी, या मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के में, तो उसके जो अध्यक्षता जो जीबी मावलंकर करते थे, और जो हमारे पहले जो है लोकसभा स्पीकर भी थे। और उसके बाद जो है अगर मान लो जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। ओके, इसके लिए जो है ये जो आपसे इनमें से जो पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में, ओके, इट रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ओके। तो मई 1949 में उन्होंने जो कॉमनवेल्थ, जो आजकल आप देखो कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, ठीक है, 55 नेशंस की, उसकी जो मेंबरशिप जो ये जो वॉलंटियर थी, दे कैन विड्रॉ, इसके लिए रखा गया था कि ऐसा नहीं कि जो कॉमनवेल्थ का जनरली मतलब होता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो जितनी भी कंट्रीज थी, तो उसमें जो है ये बोला कि आप जो अगर आप कॉमनवेल्थ के अधीन रहना चाहते हो, जैसे आपकी अपनी इच्छा के अनुसार, तो आप रह सकते हैं, ओके। और उसको नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 1947 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जनवरी 24, 1950 को जो है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया, ठीक, अडॉप्ट किया गया। यूनियन पावर कमेटी के जो एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर थे, ठीक है। ये जो है प्लीज़ स्पेलिंग के लिए जो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ठीक है, AMBEDKAR, ठीक है, इस तरह जो है ये थी। तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, और इससे जो है क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई जो है फ्री ऑनलाइन क्लास जो है अटेंड करना चाहता है तो यू कैन ऑल्सो अटेंड द क्लास। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।